परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। पौधों की कोशिका झिल्ली या एक कोशिका भित्ति से घिरी रहती है। ये तो हमें पता ही है कि जो हमारा प्लांट है ना, प्लांट की यदि हम सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पर बाहर की तरफ क्या है, ये तो हो गई इसकी कोशिका भित्ति, और अंदर की तरफ जो है ये क्या हो गई इसकी कोशिका झिल्ली, है ना, यही होता है। यह कोशिका भित्ति जल एवं विलयन में पदार्थों के मुक्त रूप से पारगम्य होती है। यदि मैं सिर्फ भित्ति तक बात करूं, है ना, ये भित्ति है, भित्ति तक बात करूं तो ये इसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, कोई मतलब नहीं है इसको, है ना। कोशिका भित्ति जल एवं विलयन के लिए जो भी सॉल्यूट आएगा, है ना, जो भी हमारा वाटर आएगा वो उसके लिए इजीली क्या है, परमिएबल है, पारगम्य है, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही ये अंदर की तरफ आएगी, कौन, झिल्ली की तरफ, तो अतः ये परिवहन गति के लिए बाधक नहीं होती है। कोई भी यहाँ पर गार्ड नहीं है जो तुम्हें रोकेगा, इजीली आओ, इजीली जाओ। एक पौधे की कोशिकाओं में प्राय एक केंद्रीय राजधानी होती है। यदि अपन बोले कि पौधे की कोशिका की बात करें तो इसके अंदर एक बड़ी सी टोनोप्लास्ट होती है ना, मतलब एक वैक्यूल होती है, प्लांट वैक्यूल होती है, उसके बाहर का जो कवरिंग होता है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जिसका राजधानी युक्त रस कोशिका के विलय विभव में भागीदारी करता है। कोशिका के विलय विभव यानी कि 5S के लिए हेल्प करता है। ये बात सही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आ जाओ। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तथा रसधानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट, आ गई बात। अब अपन बाहर भित्ति की बात नहीं कर रहे, अब अपन अंदर मेम्ब्रेन की और जो वैक्यूल है उसके बाहर की जो टोनोप्लास्ट है बच्चों, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारी झिल्ली हो गई, है ना, और ये हमारी टोनोप्लास्ट हो गई, और ये हमारी पादप, क्या बोलते हैं वैक्यूल को, रसधानी, पादप रसधानी हो गई। आ गई बात समझ में। दोनों एक साथ कोशिका के भीतर एवं बाहर अणुओं की गति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों, कौन सा मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ सकता, दोनों ही हेल्प करती है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की गति के लिए कि कौन अंदर आएगा और कौन अंदर नहीं आएगा। परासरण विशेष रूप से एक विभेदक वर्णनात्मक या पारगम्य झिल्लिका के आर पार जल के विसरण के लिए संदर्भित है। दैट मीन्स परासरण क्या है, एक विशेष प्रकार का लॉक्यूमेशन है, किसका, जल का, मतलब जल का एक गमन है, परिवहन है, कहाँ पर, उस आर पार झिल्ली की तरफ, कि वो जाएगा या नहीं जाएगा उसको कौन बता रहा है, परासरण बता रहा है, ऑस्मोसिस दर्शा रहा है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से पैदा होता है। क्यों, बहुत ज्यादा वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाएगा, अपने आप ही चला गया। बहुत ज्यादा पानी मात्रा में आता है तो बहता बहता चला जाता है, जैसे कोई पुल टूट जाता है कई बार, तो पुल जहां पानी बहुत ज्यादा था पुल की तरफ, तो वो पूरे गांवों को नष्ट करता हुआ जाता है। तो अधिक उसमें अपने आप प्रेशर लग गया ना, अपने आप अपनी खुद के बल से आया है। तो ऑस्मोसिस क्या है, अधिक सांद्रता से जल के अणुओं का कम सांद्रता की ओर गमन है। ये कौन शो करता है, परासरण शो करता है। किसके द्वारा, एक तरह से हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन के द्वारा शो करता है। परासरण की दिशा, गति, दाब प्रवणता, जो दाब है उस पर कितना प्रेशर लग रहा है, नेचुरल सी बात है ना भाई, बांध टूटा, पानी का फ्लो हुआ, अब वो कहीं पर भी जा रहा है, जितनी प्रवणता होगी वो इजीली वहां पहुंच जाएगा। और सांद्रता प्रवणता, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, जितना पानी ज्यादा होगा उतना प्रेशर लगेगा, उतनी सांद्रता होगी और उतना ही अच्छा गति से वो परिवहन करेगा। आ गई बात समझ में। तो जो परासरण है ना, जो ऑस्मोसिस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है वाटर पे और कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है, उन दोनों बातों पे ये निर्भर करता है। आ गई बात समझ में, आ जाओ। जल अपने उच्च रासायनिक विभव या सांद्रता, जो उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, से निम्न रासायनिक विभव यानी कि जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कहां पर गति होगी, जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां पर वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे,
गति करेंगे। आ गई बात समझ में? जो कॉन्सेंट्रेशन है कहां पर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ क्या करेंगे, परिवहन करेंगे। आ गई बात समझ में? जब तक साम्यता पर ना पहुंच जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ये एक टैंक है और ये एक टैंक है। मान लो पानी यहाँ पे बहुत सारा है, बहुत सारा है, यहाँ पे पानी बहुत कम है। ये बांध टूटा तो पानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएगा। अब ये बंधा हुआ है बेटो, तो जब तक जल दोनों में बराबर नहीं हो जाता, जब तक जल दोनों में बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये गति करता रहेगा, परिवहन करता रहेगा। तो साम्य अवस्था जब तक नहीं आ जाती दोनों तंत्र में, तब तक वो जो जल के अणु हैं वो तैरते रहेंगे या गमन करते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चंस के लिए। आ गई बात समझ में? ठीक है। साम्यता पर दो कक्षों का जल विभव लगभग एक समान होना चाहिए। साम्य अवस्था है, दोनों कक्षों का जो जल विभव है, वाटर पोटेंशियल ए सिस्टम का, ये ए है और ये बी सिस्टम है, दोनों का बराबर होना चाहिए। किस अवस्था पे? इक्विलिब्रियम अवस्था पे, साम्य अवस्था की कंडीशन पे दोनों का जो वाटर पोटेंशियल है वो बराबर होना चाहिए, तभी उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। एक आलू का परासरण मापी ऑस्मोमीटर बनाया है। ये तुम्हारे 11th क्लास का एक प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आलू को काटना पड़ेगा और उसमें कुछ विलय मिलाना पड़ेगा, फिर वो मिक्स हो जाता है, वही क्या है, ऑस्मोमीटर का कार्य करने लगता है। यदि आलू के कंद को पानी में रखा जाए, यानी आलू को काट करके तुम किस में रख रहे हो, वाटर में रख रहे हो, तो आलू के कंद की जो गुहा है, मतलब देखो इस तरीके से होगा वो, यहाँ पर देखो ये वाटर टैंक है, इसमें तुमने एक आलू काट के रखा है, इस आलू में तुमने एक छेद, ऐसा ही छेद बना दिया, ये लो, ठीक है। ये आलू में एक ऐसे छेद बना दिए जिसको हमने गुहा भी बोला है, ठीक है। ये आलू का एक कंद ले लिया और ये तुमने इसमें छेद बना दिया और बाहर क्या है, वाटर है। आ गई बात समझ में? यहाँ पे क्लियर। यदि आलू के कंद को पानी में रखा जाता है तो आलू के कंद की गुहा में रखा शर्करा, भाई ये क्या होता है, आलू में क्या होती है, शर्करा पाई जाती है, ये तो आप सभी को पता है ना। तभी तो अपन कहते हैं ना आलू ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, वो इसीलिए कहा जाता है। कंद की गुहा में रखा शर्करा का सांद्र घोल परासरण के द्वारा पानी को एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेगा, जिसमें दो कक्षों अ व ब में रखे गए विलयनों में भरकर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग किया जाता है। अब क्या देखा जाएगा कि कौन से दो विलयन है, कौन से तंत्र में उस पानी का बहाव होगा। किस कक्ष के घोल में एक निम्नतर जल विभव है? पहले तो ये देखो, ये वाली बात हो रही है, ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है। आ जाओ, यहाँ पर मैं बनाती हूँ, ठीक है। ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, ठीक है। किस कक्ष में घोल एक निम्नतर जल विभव है? यहां पर ये जो तुम देख रहे हो ये जल के अणु नहीं है बेटा, ठीक है। ये क्या है, हमारा φs है ना, ये हमारा φs है और ये जो है यहां पर जल ज्यादा है, ठीक है, तंत्र ए में। यहां पर जल कम है। बहुत ज्यादा जानकारी होनी जरूरी है इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। यदि तुमने प्रीवियस वीडियो देखा है आंसर इजीली कर पाओगे। हम बोल रहे हैं किस कक्ष के घोल में एक निम्नतर जल विभव है ना, किस कक्ष के घोल में एक निम्नतर जल विभव है, यानी वाटर पोटेंशियल किस में कम होगा। देखो यहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल मतलब यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है लेकिन सॉल्यूट कम है, तो यहाँ पर सॉल्यूट कम है तो ये तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। लेकिन वाटर पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि जल के जो अणु हैं, जल के अणु जो हैं वो भी ज़्यादा है ना, और जो सॉल्यूट है वो कम है, तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा होगा। इस तंत्र में मिक्स नहीं है, ज़्यादा मामला मिक्स नहीं है। यहाँ पे प्योर वाटर है लेकिन इसमें कुछ अणु मिला दिए गए हैं, लेकिन जल के अणु तो ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। किसमें? ए में। लेकिन यदि अपन बी सिस्टम की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल जो है
कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मिक्सिंग ज्यादा है, phi-s ज्यादा है, तो phi-w डेफिनेटली कम होगा। तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है किस कक्ष में, कक्ष के घोल में एक निम्नतर जल विभव है, तो आंसर इज बी। यहां पर आएगा बी कक्ष में जल का विभव कम है, वाटर पोटेंशियल कम है, क्योंकि यहां पर अणु ज्यादा मिले हुए हैं। किस कक्ष के घोल में निम्नतर विलय विभव है, वाटर पोटेंशियल किस में कम है, वाटर पोटेंशियल किस में कम है? नेचुरल सी बात है, किस में ज्यादा मिले हुए हैं, किस में ज्यादा मिले हुए हैं? ठीक है, बी में मिले हुए हैं, है ना। बी में किस कक्ष के घोल में निम्नतर विलय विभव है, कम किस में है ना, निम्नतर विलय विभव किस में है? तो तुम बोलोगे बी में है। भाई माइनस में ही जाएगा ना। परासरण किस दिशा में संपन्न होगा, ऑस्मोसिस किस में होगा? हमेशा ज्यादा से कम की तरफ। यहां पर जल के अणु ज्यादा है, जल के अणु कम है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, तो हमेशा कैसे होगा? ए टू बी, इस तंत्र के लिए हमेशा ए से बी की तरफ होगा। किस विलयन का उच्च विलय विभव उच्चतर होगा, किस विलयन का उच्च विलय विभव उच्चतम होगा? नेचुरल सी बात है, इसी का होगा, बी का। साम्यावस्था के समय किस कक्ष में जल विभव निम्नतर होगा? यदि देखो कंडीशन सुनो, साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम स्टेज है, तो किसी का भी जल विभव कम ज्यादा नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों टैंक बराबर हो जाएंगे ना। साम्यावस्था में अभी मैंने सिखाया था तुम्हें, देखो साम्यावस्था में क्या सिखाया था, जब दोनों में वाटर मॉलिक्यूल बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो यहाँ पर ये कह रहा है साम्यावस्था के समय किस कक्ष में जल विभव निम्नतर होगा? किसी में भी नहीं होगा, क्योंकि साम्यावस्था में दोनों बराबर हो जाएंगे। कर लोगे आंसर? नेक्स्ट देखो, यदि एक कक्ष में फाई का मान -2000 kPa है और दूसरे में, यानी कि यहाँ पर 2000 माइनस में है और यहाँ पर 1000 माइनस में है, तो किस कक्ष में उच्चतर फाई होगा? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -2 -1 ये बात हम कर चुके हैं, तो नेचुरल सी बात है ये वाला जो है वो ज्यादा होगा। किस कक्ष में उच्चतर फाई होगा? आ गई बात समझ में? क्लियर दैट? इस तरीके से तुम्हारा ये पार्ट भी जो है कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ कि ये जो टॉपिक है परासरण तुम्हें इजीली समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा पोटेंशियल हमने किस में दे दिया था? पार्ट 3 में, क्योंकि ये उसी से बिल्कुल रिलेट करता है। तो फिर मिलेंगे अपन जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक धन्यवाद।